శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. आंध्र प्रदेश हुकूमत ने दिवाली के मौके पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 3.64% DA में इजाफा करने का फैसला किया है। ये इजाफा 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी इसी तनासिब से DR में इजाफा दिया जाएगा। ये फैसला मालियाती सेक्रेटरी पीयूष कुमार के हुक्मनामे के तहत किया गया है और मुताल्लिका हुक्काम को फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। ये वादा वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुलाजिमीन के साथ मुलाकात में दिया था और अब इसका अमली निफाज दिवाली के त्यौहार पर किया गया है। मजीद बकाया DA की अदायगी भी जल्द की जाने की तौक़े है। कर्नूल रुकन पार्लियामेंट बी नागराजू ने कैंसर से जूझ रहे मरीज को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए 6 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। कर्नूल के मदिकेरा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले सीतारामी रेड्डी कैंसर के मरीज में मुब्तला हैं। सीतारामी रेड्डी एक निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, जहां पर भारी मकदार में रकम खर्च हो रही है। मुतासिरा शख्स ने रुकन पार्लियामेंट से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने मर्ज से वाकिफ करवाया, जिसके बाद रुकन पार्लियामेंट की सिफारिश पर यह रकम मंजूर हुई। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बी नागराजू ने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत सियासी वाबस्तगियों से बलात्तर होकर तमाम अहले अफराद को फलाही स्कीमों से फ़ायदा पहुँचा रही है। मुस्तफ़ीद शख्स ने रुकन पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया। अनामया जिले रायचोटी में रियासती वजीर राम प्रसाद रेड्डी के हाथों 55 जरूरतमंदों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए गए। रियासती हुकूमत की जानिब से ज़रूरतमंद और मुस्तहिक मरीजों में इमदाद तकसीम की जा रही है। रायचोटी टाउन में वाक़े कैंप ऑफिस में रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट, यूथ व स्पोर्ट्स M राम प्रसाद रेड्डी के हाथों लाखों रुपयों के चेक्स तकसीम किए। रियासती वजीर ने बताया कि अब तक इनके हल्के में कुल 6 करोड़ 22 लाख रुपए की इमदादी रकम तकसीम की गई है। उन्होंने कहा कि तमाम ज़रूरतमंदों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स तकसीम किया जा रहा है। सियासी अख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है। ఈ రోజు రాయచోటి పట్టణంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో CMRF చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. సుమారు 52 మంది లబ్ధిదారులకు 42 లక్షల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత మన రాయచోటి నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికే సుమారు 6,22 లక్షల రూపాయలు ఎవరైతే నిరుపేద లబ్ధిదారులు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి ఇప్పించడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వంలో ఎవరైతే మాకు తోడెవరు లేరు, మాకు కష్టాలు వస్తే ఆదుకునే నాదులు లేరు అనుకునే కాలంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని కూడా నిరుపేదలకు అందించే విధంగా ఈరోజు ఈ CMRF ప్రోగ్రామ్ను గత సంవత్సరం నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. గత ప్రభుత్వాలతో పోలిస్తే ఈ ప్రభుత్వంలో ఎంతో సునాయాసంగా ఎవరైతే నిజమైన రోగులు ఉంటారో వాళ్ళకు అందని వైద్యాన్ని ఈరోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్లలో చూపించుకొని వాళ్లకు వచ్చిన బిల్లులో సుమారు 60% నుంచి 70% రీఇంబర్స్ చేసే విధంగా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతూ ఉంది. నిజమైన లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఈరోజు ఈ స్కీమ్ వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వంలో ఆరోగ్యానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లు అయితేనే, అలాగే జనరల్ హాస్పిటళ్ళు,
ఏరియా హాస్పిటళ్లలో అప్గ్రేడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. వైద్యానికి గత ప్రభుత్వాల్లాగా ఎక్కడ మందుల కొరత, డాక్టర్ల కొరత లేకుండా తక్షణమే స్పందిస్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేదోడు వాదోడుగా ఉంది. అలాగే केरल में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। केरल मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज तेज कर दिया है। मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स एसोसिएशन की सदर डॉक्टर रोजनारा बेगम ने बताया कि साल 2016 से तनख्वाह नजरसानी के बकायाजात हल किए जाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तनख्वाहों में इजाफा, प्रमोशन, नए मेडिकल कॉलेजेस में मुनासिब तादाद में आसामियों की भर्ती, पेंशन की हद से मुतालिक नाइंसाफियों का अजाला व दीगर मुतालबात शामिल हैं। एहतजाज डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल कॉलेजेस में तदरीसी अमला की कमी की वजह से मेयार तालीम मुतासिर हो रही है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की हड़ताल के सबब तिब्बी खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। Kerala Government Medical College Teachers Association is going on to intensify our protest and strike mode based on our various demands which we had presented before the authorities even years before, and it has been going on for so many years, and we are not receiving any response, any positive response from the authorities. So we are forced to move on to protest modes which might affect the patient care. So today we are doing an OP boycott so that all KGMCT members will be boycotting the outpatient services, but all emergency and other patient care services will be provided now. But we don't want to go into mode of strike that will affect the patient care of this state, because we are doing it statewide. All medical colleges are participating in this. So I'll just tell about our demands. Our pay revision actually was due in January 2016. But the orders of the pay revision actually came in 2020. So after a long duration of 4 years and 9 months, for that also we had to go in for intensive strike, and then only we got the pay revision as a reality. But after that we got only prospective increase in our salary, no orders as on the arrears of these 4 years and 9 months were given. So we went to strike again, and during that last strike, just before the last government stepped down, that time we got an order that our arrears will be disbursed in 4 installments in 2023. केरल में स्टेट स्कूल स्पोर्ट्स की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। रियासती वजीर तालीम सहवान कटी ने आज थ्रो अनंतपुरम में रियासती सतह के स्कूल स्पोर्ट्स मीट को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि रियासती सतह के खेलों के मुकाबलों की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन मुकाबलों में रियासत भर के 20,000 से ज़ायद तलबा हिस्सा लेने वाले हैं। इस साल के खेलों के मुकाबले गोकुलम एक अहम मुकाम पर रखा गया है, जहां खेलों के कई मुकाबले मुनक्किद होंगे। पहला दस्ता जो ज़िले कासरगोड से ताल्लुक़ रखता है, एरनाडा एक्सप्रेस के ज़रिए तिरुवनंतपुरम पहुंच चुका है। वज़ीर तालीम ने मज़ीद बताया कि मुमकिन ख़राब मौसम के पेश नज़र मुतबदिल इंतज़ामात भी तैयार किए गए हैं। अगर मौसम की सूरत हाल ख़राब हुई तो कुछ खेलों को दूसरे मुकामात पर मुंतकिल किया जाएगा, ताकि मुकाबलों का सिलसिला मुतासिर ना हो। ഒളിമ്പിക്സ് ബലയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 12 വേദികളും മത്സരം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ ആവർത്തിച്ച് യോഗം ചേർന്ന് ഓരോ വേദികളുടെയും ചുമതലകളൊക്കെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 20,000-ഓളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കും. ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ആദ്യ ബാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം രാത്രി 9 മണിക്ക് എറനാട് റെയിൽവേ എക്സ്പ്രസിൽ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള ആദ്യ ബാച്ച് എത്തിച്ചേരും. കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അല്ല, പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ ചില ഗെയിംസ് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. तमिलनाडु के थूथुकुडी में शदीद बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे आम जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है। बारिश का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा, जिसके नतीजे में नशीबी इलाकों में घंटों तक पानी भर गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और दफातर व तालीमी इदारों को जाने वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ मुकामात पर दुकानें और घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। बल्दी अमला पानी निकालने के लिए पंपिंग का काम कर रहा है, ताहम मुसलसिल बारिश के बाइस निकासी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों ने मुकामी इंतजामिया से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी मामूल पर आ सके। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके बाइस रिलीफ टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मदुराई के वेल्लंगोड़ में वाक़ एक स्क्रैप के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग तेज़ी से फैल गई और पूरे इलाके में धुआं छा गया। मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। गोदाम में रखा प्लास्टिक, कागज़ और स्क्रैप पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गया है। ताहाल आग लगने की वजह से मालूम ना हो सकी। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मंगलुरु के पतूर में अशोक जन माना प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम स्टेट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िद हुआ था, जिसमें वज़ीर आला सिद्धारामैया ने शिरकत की। इस तकरीब में रियासती वज़रा और दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर आला का खैर मकदम किया गया। वाज़ेह है कि सिद्धारामैया को इनकी अवामी खिदमात, ख़ास तौर पर पंच गारंटी स्कीम पर अमलदार इमदाद और समाजी व तरक्याती कामों पर सराहा गया। मुकामी सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए शुरका ने रिवायती लिबास में रस्में अदा की। रुकन असम्बली अशोक कुमार ने वज़ीर आला की शालपोशी की। इस प्रोग्राम में अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कर्नाटक के रियासती वज़ीर प्रियंक खड़गे ने कहा कि मरकज़ ने हमेशा से ही कर्नाटक को नज़रअंदाज किया है, जबकि कर्नाटक रियासत जीएसटी की अदायगी में दिगर रियासतों से आगे है। इनकम टैक्स की अदायगी में भी सबसे आगे है। इसके बावजूद कर्नाटक के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, जबकि बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों को भारी मकदार में फंड्स दिया जा रहा है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक के साथ इंसाफ करने की मरकज़ से अपील की है। Becoming a regular habit with the central government where they stifle us by not giving us enough funds. Although we are one of the highest GST collecting states, we are the highest IT payee states, IT exports we are number one, our contribution to the GDP is more than 8.9%, and yet when it comes to devolution of funds, devolution of taxes, there's always unfair treatment to Karnataka. And even now, as per the NDRF norms that have been released, it is not just enough. We have reported huge losses. And while BJP ruled states get more, states that are not with the NDA or not with the BJP are always shortchanged. I think Mr. Raghavendra has forgotten what his father, Sri Yediyurappa ji, had told during his previous tenure when he was the CM, when they were sitting on a stage, when they were on stage with Mr. Anand Kumar ji, Yediyurappa ji had told in public, saying that people think that I have become CM free of cost. I had to pay the High Command money, and that's when I became the CM. तेलंगाना पुलिस के लिए दर्द सर बने मुलजिम रियाज का एनकाउंटर कर दिया गया है। आज दोपहर निजामाबाद के जीजीएच हॉस्पिटल में रियाज का एनकाउंटर किया गया। रियाज पर चोरी, कत्ल और दिगर कई मुकदमात दर्ज हैं। हाल ही में इसने एक पुलिस जवान को भी चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल रियाज निजामाबाद के जीजीएच
हॉस्पिटल में जेरे इलाज था। इलाज के दौरान इसके कमरे के बाहर पहरा देने वाले एआर कांस्टेबल की बंदूक छीनकर फरार होने की कोशिश की। इस दौरान रियाज ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में रियाज की मौत हो गई। रियाज को एनकाउंटर में हलाक करने के बाद पुलिस और मुकामी लोगों ने जश्न मनाया। खतरनाक मुजरिम शेख रियाज जो सीसीएस कांस्टेबल के कत्ल में मुलविस था, आज बिलाखिर पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। जो पुलिस ने तफसीलात बताई उसके मुताबिक रियाज जो कि सरकारी दवाखाने में जेर इलाज था, कांस्टेबल से गन खींचकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो हलाक हो गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त यहाँ सरकारी दवाखाने में और बहुत सारे पुलिस की फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया। अभी उसका पंचनामा और पोस्टमार्टम होना बाकी है, जिसके बाद ये डेड बॉडी जो है उसके विरसा के हवाले की जाएगी। ये जो शेख रियाज था, कई एक मामलों में मुलविस था और इसका बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इसके इनकाउंटर के बाद खुददार तंजीमों और पुलिस की जानिब से पटाखेबाजी की गई, आतिशबाजी की गई और खुशी मनाई गई कि जो पुलिस पे हमला किया और एक सबक जो पब्लिक में जो आवाम का मुतालबा था कि सबक आमूज उसको एक इबरत तक मौत दी जाए, ताकि आवाम को मैसेज मिलेगा पुलिस पर हमला करने वाला या कोई भी ऐसा हमलावर जो माशरे के लिए खतरनाक हो, उसका अंजाम बुरा होगा। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं अफजल, मुंसिफ टीवी। हैदराबाद के इलाके कुर्मागुड़ा में वाक़ हनुमान मंदिर के करीब दबीरपुरा पुलिस और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स के मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान सज्जाद अहमद खान और सैयद कबीर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग भी इस साजिश में शामिल पाया गया। मुलजिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने चंचलगुड़ा के मारूफ मुश्तबा ज्वेलर्स में चोरी की मनसूबाबंदी की थी। उन्होंने मुकामी अफराद को बेहोश करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाया था। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद तमाम अफराद बेहोश हो गए। पुलिस ने इसी माह की 14 तारीख को केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। पुलिस ने मादन्ना पेट से मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से बगैर नंबर प्लेट की होंडा एक्टिवा, 2 मोबाइल फोन्स, दीवार काटने की मशीन, हथौड़ा, ड्रिल मशीन व दीगर अशिया बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सज्जाद अहमद खान के खिलाफ पहले भी मुतादिद मुकदमात दर्ज है। अक्टूबर 10 का दिन एक केस हुआ था। उसमें मारूफ ट्रैवल दबीरपुरा ब्रिज के नज़दीक में रहता, वो ट्रैवल वाले के उनके पास आया कि एक बच्चा आके उनको मैं कुरान अच्छा पढ़ा था, मेरा कुरान कंप्लीट हुआ था, जब से खुद से मैं कोल्ड ड्रिंक्स दिला रहा था बोलते, वो कोल्ड ड्रिंक्स लाके मज़ा बॉटल में कोल्ड ड्रिंक्स लाके दिया था। वो बॉटल में क्या कहता, उसमें भी थोड़ा स्लीपिंग टैबलेट्स मिक्स करके दिया था। कहते वो स्लीपिंग टैब्लेट्स वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाला उसका 8 to 9 आवर्स तक स्लीपिंग चला गया था। उसमें उनको बच्चा का फादर है एक साजिद अहमद, ये मादनपेट एरिया में रहता भी हो। वो साजिद अहमद पहले भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट में था, काम करे वाला भी हो, उसका लॉस हो गया था। जब वो क्या इजी मनी अर्न करने को एक प्लान दिया था, उसमें प्लान क्या मतलब मारूफ ट्रैवल के बाजू में एक मुस्ताफ ज्वेलरी शॉप है, वो ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के प्लान है। इसे वो चोरी कैसा करना था, उसे आजू बाजू वाला का कुल इसमें वो टैबलेट डाल के सो का दिया तो हम करने को इजी रहता, ऐसा प्लान करे। अभी वो प्लान में उसका हेल्प लिया और सैयद कबीर है उनके दोस्त है, दोस्त का से भी उसका भी हेल्प लिया था। वो 10th का दिन आया के उसका कोल्ड ड्रिंक दिया था उनका, पहले 4 बजे 8 o'clock की कोल्ड ड्रिंक दिया, पहले 4 बजे टाइम पर वो बिल्डिंग का ओनर से बात करके हम इधर टावर डाल रहा था, वो टावर में हम सेल टावर डाल रहा, तुम्हारा रेंट दे दो, हमारे बिल्डिंग पर ऊपर डालता, तुम्हारा किराया भी देता बोले। उसमें एक एम्प्टी रूम है, खाली रूम है, वो रूम में किराया लिया था। वो रूम में उनका वो कटर हैमर्स ये सब रखे उसमें भी। वो उसका प्लान वो कटर हैमर से वो दीवार तोड़ने के उसमें एंटर होने का, इसमें वो गोल्ड शॉप का एंटर होने के प्लान है, मगर जो दिन उसका नहीं हुआ, नेक्स्ट डे वो
जुबली हिल्स जिमनी इंतखाबात के हवाले से बीआरएस एमएलए के.पी. विवेकानंद ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस उम्मीदवार को जितवाने के लिए जाली वोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मुतालबा किया है कि वो इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। विवेकानंद ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा वोट चोरी का मामला उठाते हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए विवेकानंद ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए थे वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। पूरे देश में वोट चोरी के बाद जो राहुल गांधी साहब ने कह रहा है वोट चोरी के बारे में, दिल्ली में नहीं, आज हैदराबाद में आके जो बाई इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के जिताने के लिए कैसे नकली वोट से जीतने के लिए जो कोशिश हो रहा है, उसको देखकर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को बात करना चाहिए। हम ऑलरेडी हमारा पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब ने इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी रिटर्न कंप्लेंट दी है। तकरीबन अब तक 15,000 से 20,000 नकली वोट हम लोग दिए गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको हम रिटर्न कंप्लेंट दिया गया। जरूर है पूरे नकली वोट को निकाल देना वोटर लिस्ट में से बोल के इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट दिया गया। तो ये सब आज एमएलए कैंडिडेट जो है कांग्रेस पार्टी से उनके खुद के भाई के ऊपर 3-4 वोटर हैं। इससे आप समझ सकता है उन लोग चोरी के वोट से, उन लोग नकली के वोट से जीतने के लिए कोशिश हो रहा है। इसको जरूर राहुल गांधी सब आके दिल्ली में नहीं हैदराबाद में आके उनको खुद के कांग्रेस पार्टी को समझाना चाहिए, उन लोग सबक सिखाना चाहिए। दिल्ली में एक बात कह रहा है लेकिन गली में और एक हो रहा है। आज जो भी है रेवंत रेड्डी के सरकार को कोई भी मानने वाले नहीं है। पूरे उन लोगों के ऊपर आप पूरे उन लोगों के ऊपर आज टाइप ऑफ नफरत फैलाया गया क्योंकि उन लोग 100 दिन में कहीं वादे किए गया, 100 दिन में हम पूरा करेंगे। कर्नूल शहर से ताल्लुक़ रखने वाली अनीशा पाशा एक आम मुसलमान खातून होने के बावजूद गैर मामूली हौसले और समाजी शऊर के साथ मजलूम अवाम की आवाज़ बन चुकी हैं। वो रोज़ाना ऐसे बेसहारा अफराद के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं जो सरकारी दफातर के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। अनीशा न सिर्फ मुतासरीन के लिए मुकदमात दर्ज करवाती हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए वकील की खिदमात भी फराहम करती हैं। वो लोगों को उनके आइनी हुकूक के बारे में आगाह करती है। अनीशा बादशाह आज एक मिसाल बन चुकी हैं। एक आम खातून भी अगर चाहे तो माशरे में बड़ी तब्दीली ला सकती है। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए उन्होंने अपने काम के बारे में तफसील से बताया। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मुस्लिम समख्या वेदिका वुमेन्स विंग एडवाइजर अनीसा पाशा इस वक्त साथ में है। मोहतरमा से बात करते हैं। खासतौर से मैडम, मुस्लिम समख्या वेदिका में आने की अहम वजह क्या थी? माजी में आपने बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, इस पर तफसील से पता तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पिछले 15 साल से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में मैं लास्ट 15 साल से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक आगे स्टेट महिला प्रेसिडेंट से काम कर रहा हूँ अभी मैं। तो इन 15 सालों में मैंने बहुत कुछ सोशल सर्विस किया, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर मैंने फेस किया, लेकिन दिल में एक अंदर से एक था अपने कौम के लिए क्या करेंगे, अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ करना है। इसी दौरान मुझे मुस्लिम समख्या वेदिका के बारे में मालूम हुआ तो मैंने फौरन मुस्लिम समख्या वेदिका ज्वाइन करने का सोचा और उसी वक्त मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि हर इंसान क्या है अपने लिए अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। उसी तरह से मैंने अपने सुकून के लिए और अपने दिल की तसल्ली के लिए अपने कौम को कुछ करने के लिए मुस्लिम समख्या वेदिका में भाग लिया है। मैडम, खास तौर से आपने मुस्लिम समख्या वेदिका में हालिया में दाखिला लिया है। इसके पहले आप 15 साल से आप बता रही हैं कि 15 साल से अवामी खिदमत में है, लेकिन इस खिदमत में आने की आम वजह क्या थी? ये जज्बा आपसे कहाँ से शुरू हुआ और आपने तालीम कहाँ तक तालीम याफ्ता है और किस तरह से अवामी खिदमत करने का जज्बा लेकर आगे जा रही हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जज्बा जो है मुझमें बचपन में था। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में यही कहा कि तेलुगु चैनल से उर्दू कोई भी चैनल वाले में इंटरव्यू करते मैं यही बोलता हूँ, जज्बा जो है बचपन से था। इसका मेरे को कहाँ से इसकी एक सीख मिली, मतलब अपने अब्बू से। वो एक डॉक्टर थे और वो एक इंडिविजुअल सोच रखने वाले थे, कभी कोई पाबंदी नहीं थी उनकी तरफ से। गलत मत करना, जो भी करना सही करना, अगर आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है सही है तो सही करो, यकीन करो। इस वजह से मैंने बचपन से उनसे ये सीख सीखा है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना है। लेकिन मैं बचपन से जब भी मैं पेपर पढ़ती थी तो सुनती थी कि कहीं किसी बहू को जलाया गया, किसी को मारा गया, इस तरह की जब भी मैं पढ़ती थी तो मेरे अंदर एक दर्द महसूस होता था कि इन लोगों के लिए कुछ करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टडी, अब मेरा MA और BD है मेरा, मैं खुद तक स्कूल चलाती हूँ, स्कूल करेस्पॉन्डेंट हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ।
तो मौका मुझे जब भी एक प्लेटफॉर्म HRC का मिला तो मैंने फ़ौरन उसे ज्वाइन करके उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैंने औरतों के मसले में जितने भी प्रॉब्लम्स इश्यूज है उन सारे इश्यूज पर मैंने फाइट किया। कहीं भी क्या होता है, एक मसला चलता है तो कभी स्टेशन जाते हैं तो उनके केस FIR नहीं होता, फाइल नहीं होता और कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होता। उस वक्त जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनके साथ स्टेशन जाती हूँ, केस फाइल कराती हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो एक लॉयर अपॉइंट करती हूँ और कोर्ट तक भी जाके उनको इंसाफ दिलाती हूँ। इस तरह से मेरा सफर शुरू हुआ। मैडम, खास तौर से माना जाता है कि इस्लाम में औरतों पर्दे के दायरे में रहना है और पर्दे के दायरे में रहते हुए भी आप इतनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप खास तौर से मुस्लिम खवातीन को और जो भी दीगर तबके के खवातीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? औरतों को पर्दा चाहिए, पर्दा यानी कि चेहरे का पर्दा नहीं, दिल का पर्दा, ये मानने वाले में हूँ मैं। तो क्या हुआ, देखिए मेरी फैमिली का सपोर्ट फुल है मेरे को। हम लोग कल तक सोचते थे औरतों को पर्दा है घर पर रहते थे। क्या हुआ, आज तक हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की औरतें पीछे रह गई, किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मुझे सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का और मेरी फैमिली का सपोर्ट है। तो मैं क्या ही, मैं बेपर्दा नहीं होते हम लोग। पर्दा रहता, दिल का पर्दा, मतलब अपने दिल से जो भी चीज़ गलत समझ रहे हो गलत तो समझते। और इसी तरह से पर्दा का ख्याल रखते हुआ भी मैं आगे बढ़ के एक अच्छा नेक काम कर रहा हूँ मैं। मतलब जो इंसाफ नहीं मिल रहा है, गरीब लड़कियाँ, गरीब औरतें हैं, उनको इंसाफ देने वाला कोई नहीं है, तो उनके आगे जाके खड़ी होकर मैं इंसाफ दिला रही हूँ। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से मुझे दिया गया हुआ तोहफा है, जिसे मैं एक अपनी गॉड गिफ्ट समझती हूँ, अल्लाह का तोहफा समझती हूँ, इसीलिए करती हूँ। और आज शुक्रिया मैडम। ये थे सैयदा अनीसा पाशा जो कि गुज़श्ता 15 साल से अवामी खिदमत में ही, खासतौर से इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी उन्हें तफसील से आगाह किया। खासतौर से जो मुस्लिम माशरे की जो खवातीन हैं उन्होंने खवातीन अपने पर्दे में रहते हुए इल्म हासिल करने और जहाँ तक खिदमत खल्क जो कि खिदमत खल्क एक बेहतरीन खिदमत है उसे अंजाम देने की भी इन्होंने अपनी मिसालें बयान की। इसके साथ ही साफ तौर से तालीम से आरास्ता करने की भी इन्होंने बहुत से फजीलात बताई, जो कि तालीम होने से हर चीज़ पे कामयाबी हासिल कर सकती है और ख़ासतौर से लड़कियों की तालीम के लिए अहम किरदार अदा करने का इन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया। इसके साथ ही और लड़की के जो लड़कियों हैं उनके खास तौर पर तवज्जो रखने का भी इन्होंने, जो इस्लामी शरीयत है उस पर भी खास तवज्जो देने की अपील की। इसके साथ साथ ही जो मुस्लिम समीक्षा वेदिका में इन्होंने हाल ही में दाखिला, इस पर उन्होंने तफसील से बताया जो हालात देश के और मुल्क के और रियासत के गुजर रहे हैं, हर कोई भी मुस्लिम तबके को निशाना बनाया जा रहा है। उस पर खास तौर से इन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखने और अपना हक लेने के लिए भरपूर कोशिश करने के लिए आगे हैं। कैमरामैन नईम के साथ सरदार, मुंसिफ टीवी, मंगलगिरी। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।